गुड मॉर्निंग बच्चों। तो अभी हम लोग मेटलर्जी का बात कर रहे हैं और मेटलर्जी में आज क्लास लास्ट हो जाएगा। फिर हम लोग कल एनसीईआरटी का क्वेश्चन बात करेंगे। तो इसमें आप लोग किस तरह से अभी पढ़ाई कर रहे हैं, हमको ज़्यादा टेंशन बना हुआ रहता है फिजिक्स को लेकर के। जो जब तक फिजिक्स नहीं होगा तब तक नीट और जेईई संभव नहीं है। तो जब क्लास ऑफलाइन रहता था, फेस टू फेस रहता था, उस समय 99% स्टूडेंट का ये शिकायत रहता था जो सर फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहा है, क्या करें, आपके जैसा कोई है सर कि नहीं। तो देखिए फिजिक्स में थोड़ा परेशानी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर केवल हाई लेवल को लेकर के सोचते हैं। तो आपको कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ मुझे इतना ही कहना है, यदि आपको उसमें परेशानी आ रही है तो उसके पीछे नहीं जाना है। आपको जो सब्जेक्ट अच्छा से कमांडिंग हो रहा है, यदि आप बायो के हैं तो बायो और केमिस्ट्री अच्छा से कमांडिंग हो रहा है तो इसको ही पीक पर पहुंचा दें। क्योंकि हम जानते हैं जब ये फेस टू फेस मुलाकात में फिजिक्स कंट्रोल नहीं हो रहा होगा तो अभी कंट्रोल होने की क्या गुंजाइश है। तो ये नहीं जो उसके पीछे पीछे अब टाइम बर्बाद करते रहे और पता चला जो इधर केमिस्ट्री और बायो का भी गया। तो पहला टारगेट आप रखें जो केमिस्ट्री और बायो यदि कमांड हो जा रहा है, यदि आप नोट कर रहे हैं, समझ ले रहे हैं, उसके बाद आप फिजिक्स रखें। क्योंकि ये हम जान गए हैं जो हमसे संभव नहीं है, तो पहले इसको क्यों ना हम 100% की तरफ ले जाए। क्योंकि नीट जेईई में ये नहीं है जो आप फिजिक्स से बनाना ही पड़ेगा। आपको दोनों में से बायो और केमिस्ट्री में, मैथ और केमिस्ट्री में, दोनों में ही यदि आप स्कोरिंग कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बस आपका मर्जी आपका है, जो आपको क्या करना है। मेरा एक सजेशन है, जो पार्ट आपको अच्छा लग रहा हो, जो समझ में आ रहा हो, उसको आगे लेकर के चलना है। ये बात आज मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये शिकायत मेरे सामने बार बार आता था जब ऑफलाइन रहते थे। इसलिए सोचे जो बहुत सारे बच्चे ये परेशान होंगे जो सर बनिए नहीं रहा है, क्योंकि फिजिक्स में प्रॉब्लम है। ये नहीं जो पटना में ही, ऑल ओवर इंडिया में ही प्रॉब्लम है। तो पहले आप क्या करें, जो आपको कमांडिंग हो रहा है उसको लेकर के चलना है। तो चले हम आज बात करें। फिर मेटलर्जी में हम लोग रिफाइनिंग बात कर रहे थे और रिफाइनिंग में हम लास्ट में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बात किए थे और ये था मेरा डी। अब हम बात करेंगे ई नंबर, जिसको कहने जा रहे हैं जोन रिफाइनिंग। क्या नाम है? जोन रिफाइनिंग और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, और क्या कह सकते हैं, फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन। फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, यहाँ एन होगा लास्ट में। तो ये जो फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन है, सबसे पहले इस मेथड में क्या हम करते हैं,
तो जिस मेटल को, जिस एलिमेंट को प्यूरिफाई करना है उसका ये रॉड लिए। इस रॉड के अराउंड एक मूवेबल, एक मोबाइल हीटर फिट कर दिए। जिस तरह से आप कपड़ा पे आयरन करते हैं वे हीटर से देखे होंगे, उसी तरह से ये मूविंग हीटर है। और मूविंग हीटर जैसे ही इसको मूव कराएंगे आगे की तरफ, किनारे से स्टार्ट करना है, तो मूविंग हीटर जैसे ही ये मूव होगा तो इसमें जो इम्प्यूरिटीज होना चाहिए उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए मेटल की अपेक्षा। इसमें जो इम्प्यूरिटीज है उसका मेल्टिंग पॉइंट, उसका यूं कहें सॉल्युबिलिटी कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। किसके अपेक्षा? मेटल की अपेक्षा। अब हम क्या करेंगे, जैसे जैसे इस हीटर को धीरे धीरे मूव कराएंगे, इसमें जो इम्प्यूरिटीज होगा वे पिघलते जाएगा, मेल्ट करते जाएगा और आगे की तरफ बढ़ते जाएगा। सपोज कीजिए जो यहाँ पे ये हम लोगों का इम्प्यूरिटीज है, इम्प्योर जोन आ गया। ये इम्प्योर जोन, इधर की तरफ हम हीटर को मूव कराए हैं और इधर जो आप देख रहे हैं ये कह देंगे ये कौन सा जोन है, तो ये है प्योर जोन, प्योर रॉड। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन रिपीटेशन किया जाएगा। तो जब इम्प्यूरिटीज वन साइड कलेक्ट हो जाएगा फिर यहीं से हम इम्प्योर रॉड को कट कर देंगे। अब मेरा ये बच गया प्योर रॉड। इस प्रोसेस द्वारा अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन होता है, यानी इस मेथड के द्वारा हम लोग हाईली प्योर मेटल ऑब्टेन करते हैं। फेमस है ये प्रोसेस सेमीकंडक्टर के लिए, और सेमीकंडक्टर जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं अभी तो जान जाइएगा। सिलिकॉन, जर्मेनियम ये सेमीकंडक्टर के लिए आता है। तो केवल ये नहीं, जो सेमीकंडक्टर का ही इसका जोन रिफाइनिंग प्रोसेस द्वारा हम लोग रिफाइन करेंगे, ये फेमस है सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर हो गया? जो इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, ये रॉड जिसको हमको प्यूरिफाई करना है, इस रॉड के अराउंड मूविंग हीटर यानी मोबाइल हीटर फिट कर देंगे। अब ये मूविंग हीटर को आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, इम्प्यूरिटीज क्या होते जाएगा, मेल्ट होते जाएगा, पिघलते जाएगा, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट, इम्प्यूरिटीज का मेल्टिंग पॉइंट लेस होना चाहिए दैट ऑफ इट्स मेटल, जो मेटल प्रेजेंट है, जो एलिमेंट प्रेजेंट है उसके अपेक्षा। ये मेल्ट करते जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, ये इम्प्योर जोन हो जाएगा। ये प्रोसेस अगेन एंड अगेन करेंगे। लास्ट में क्या करेंगे, इस रॉड को कट कर लेंगे, मेरा प्योर जोन बच गया। और इसमें इंपॉर्टेंस बात क्या बताए, जो इस प्रोसेस के द्वारा अल्ट्रा प्यूरिफिकेशन होता है, यानी बहुत हाईली प्योर मेटल ऑब्टेन होता है। तो अगेन हम इस प्रोसेस में अब क्या करते हैं, तो पहले अब एक्सप्रेस कर दे रहे हैं, अब आप लोगों को तब क्या करना है, नोट करना है। तो क्या देखे इसमें, एलिमेंट्स सच एज
बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम, इंडियम, etc। लेकिन मेनली आप याद रखें किसको लेकर के, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये फेमस है। etc आर रिफाइंड इन दिस मेथड हाईली प्योर। दूसरा पॉइंट क्या याद रखना है कंपैरिजन के लिए, जो जितना भी हम मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसमें सबसे ये इस प्रोसेस के द्वारा हाईली प्योर या हाईली प्योर ना कह करके अल्ट्रा प्योर भी कहा जाता है। एक दूसरा टर्म है अल्ट्रा प्योर। मेटल्स आर ऑब्टेन्ड। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज इन मोल्टेन एंड सॉलिड स्टेट। तीसरा पॉइंट क्या है, जो जितने भी हम प्रोसेस का बात करते हैं मेटलर्जी में, 2-3 पॉइंट कंपटीशन के लिए फोकस। क्या क्या, जो सबसे पहले ये किसके लिए एप्लीकेबल है, दूसरा जो इसमें किस टाइप का मेटल ऑब्टेन होता है, और तीसरा इसका आधार क्या है, क्लासिफिकेशन जो किया गया इसका आधार क्या है। तो यहां है डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ इम्प्यूरिटीज इन मोल्टेन एंड सॉलिड स्टेट मेटल। द हीटर इज स्लोली मूव, ये हीटर को क्या करेंगे, स्लोली मूव करेंगे अक्रॉस द रॉड। ये इनिशियल तो मेरा रॉड था जिसमें हमको ये पता नहीं था जो किस साइड इम्प्योर है किस साइड प्योर है। एंड एज द हीटर मूव फ्रॉम वन इंड टू द रॉड टू द अदर इंड, एक इंड से लेकर दूसरे इंड तक मूव करना है, और ये प्रक्रिया अगेन एंड अगेन होगा। द प्योर मेटल इज ऑब्टेन। तो इंपॉर्टेंस क्या रहा, जो आपसे कहा जाएगा जो जोन रिफाइनिंग प्रोसेस, तो क्या कहेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये इंपॉर्टेंस है, बार बार पूछा जाता है। और कहा जाएगा जो कौन ऐसा मेथड है जो हाईली प्योर ऑब्टेन होता है, तो वे है जोन रिफाइनिंग प्रोसेस ये। और तीसरा इसका आधार क्या है, किस आधार पे ये बेस्ट है, तो डिफरेंस ऑफ सॉल्युबिलिटी, डिफरेंस ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बिटवीन इम्प्यूरिटीज एंड सॉलिड मेटल। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। वेपर फेज रिफाइनिंग, इस मेथड में हम क्या करेंगे, जिस मेटल को प्यूरिफाई करना है उसमें इम्प्यूरिटीज वोलेटाइल होना चाहिए। उस क्रूड मेटल को एक वैसा सुटेबल केमिकल रिजेंट के साथ रिएक्ट करा देंगे ताकि वे एक वोलेटाइल कंपाउंड बन जाए। वोलेटाइल का मतलब जैसे ही हीट करें तो वे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वोलेटाइल कहेंगे। तो अलग अलग मेटल के लिए ये जो वोलेटाइलिंग एजेंट होगा वे अलग अलग होगा। तो इसमें हम मेनली 2 प्रोसेस का बात करेंगे, यानी डिफरेंट मेटल के लिए डिफरेंट वोलेटाइलिंग एजेंट होगा। तो सबसे पहला हम बात करने जा रहे हैं मॉन्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ मॉन्स प्रोसेस फॉर रिफाइनिंग ऑफ निकेल। यानी सबसे इंपॉर्टेंस बात रहा, जो मॉन्स प्रोसेस के द्वारा किसका रिफाइनिंग किया जाएगा, निकेल का रिफाइनिंग किया जाएगा। और ये एक किसका एग्जाम्पल है, तो वेपर फेज मेथड का। और वेपर फेज मेथड में कंडीशन क्या बना, जो जिसको हम प्यूरिफाई करने जा रहे हैं उसके लिए एक सुटेबल केमिकल रिजेंट सेलेक्ट करेंगे जो उस कंपाउंड, उस क्रूड मेटल को वोलेटाइल कंपाउंड में बदल दे। तो
निकेल को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्शन कराएंगे 330 केल्विन टेम्परेचर टू 450 केल्विन टेम्परेचर तक हीट करना है। ये अप्रॉक्सीमेट रेंज है। तो बन जाएगा निकेल कार्बोनाइल इस तरह का। ये एक वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स बन गया, वोलेटाइल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बन गया। अगेन अब इसको यदि बैलेंस करेंगे तो यहाँ 4, तो यहाँ 4 लेना पड़ेगा। मेटलर्जी में बैलेंसिंग से कोई मतलब नहीं है हमको, लेकिन बैलेंस कर देते हैं तो और भी अच्छी बात है। अगेन 450 केल्विन से 470 केल्विन, यानी उससे जैसे ही ज्यादा टेम्परेचर लेंगे तो ये निकेल और प्लस फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 ये एस्केप कर गया। अब अभी आपको लग रहा होगा जो यहाँ भी निकेल है वहां भी निकेल है, फिर लेने से फायदा क्या है? तो ये आपका क्रूड इम्प्योर निकेल है, यानी वैसा निकेल जिसमें इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। तो आप देखें ये कार्बन मोनोऑक्साइड को स्टोर करके फिर इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं, क्योंकि यही कार्बन मोनोऑक्साइड अब यहाँ पे जो वोलेटाइल इम्प्योरिटीज होगा वे एस्केप कर जाएगा, निकल जाएगा। तो क्या हमसे पूछा जाएगा? एक तो बार बार पूछा जाता है जो मॉन्ट्स प्रोसेस, ये आपका चेन दे दिया जाएगा और कहा जाएगा जो बताइए ये कौन सा प्रोसेस है, तो मॉन्ट्स प्रोसेस है। दूसरी बात, जो मॉन्ट्स प्रोसेस के द्वारा किसका प्यूरिफिकेशन होता है, तो निकेल का। मॉन्ट्स प्रोसेस में वोलेटाइलिंग एजेंट की तरह से काम कौन करता है, तो वे है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक वेपर फेज मेथड का एग्जाम्पल है। दूसरा भान आर्केल मेथड। भान आर्केल मेथड फॉर जिरकोनियम और टाइटेनियम। या तो जिरकोनियम के लिए बात करें या नहीं तो टाइटेनियम के लिए बात करें। भान आर्केल प्रोसेस, इसमें वोलेटाइलिंग एजेंट जो होगा वे आयोडीन, ये Ti को आयोडीन के साथ मिलाएंगे तो बन जाएगा TiI4, फिर ये कॉम्प्लेक्स बन गया और अगेन फिर इसको हीट करेंगे तो Ti प्लस 2I2 बैलेंस करेंगे तो 2, टेम्परेचर का रेंज सेम रहता है 300 इतना केल्विन, इतना केल्विन, ये 450 केल्विन टू 470 केल्विन। अब इस दोनों ही मेथड में डिफरेंस क्या रहा, कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा? तो भान आर्केल मेथड में, भान आर्केल प्रोसेस में यदि कहा जाए तो आयोडीन हुआ वोलेटाइलिंग एजेंट और मॉन्ट्स प्रोसेस में कार्बन मोनोऑक्साइड वोलेटाइलिंग एजेंट है। अगेन हम कह सकते हैं यहाँ भी ये जो आयोडीन है उस आयोडीन का रीयूज कर सकते हैं, रीयूज
कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों का दोनों किस फेज के अंदर, वेपर फेज के अंदर है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। क्रोमैटोग्राफिक मेथड, ये लास्ट मेथड है। नाम से ही स्पष्ट है, जो इस मेथड के द्वारा कलर मटेरियल को सेपरेट किया जाता है, रिफाइन किया जाता है। बाय दिस मेथड कलर मटेरियल आर सेपरेटेड। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इस तरह से ये एक कॉलमन लेते हैं, ये एक कॉलमन है, यहां पे एक स्टेशनरी फेज लगा हुआ है। ये एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट है। एडजॉर्बेंट, इसमें हम क्या करते हैं, जिसको सेपरेट करना है उसका सॉल्यूशन ले रहे हैं, जिसको सेपरेट करना है। मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, ये मिक्सचर को इस कॉलमन में जैसे ही आया, अमाउंट बहुत ही कम होना चाहिए इसका, इसकी अपेक्षा। ये एडजॉर्बेंट आप वैसा ही समझें जैसा कि आप ब्रेड में मक्खन लगा करके खाते होंगे, या गांव घर में आप देखे होंगे, जो सपोज कीजिए रोटी लिए और उस रोटी में पतला सा दही का लेयर लगा दिए, मक्खन का लेयर लगा दिए, चोखा का लेयर लगा दिए, वही काम करता है एडजॉर्बेंट की तरह से। तो इसका जितना अमाउंट होना चाहिए उससे कहीं ये क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। अब इसमें तो मिक्सचर ऑफ कंपोनेंट है, कंपाउंड है, अलग अलग है, 2 होगा 3 होगा। ये जैसे ही इसके सरफेस पे आता है इसमें एडजॉर्ब हो जाता है, ये फैल जाता है पूरे में, ये पूरे में फैल गया। लेकिन ये जो स्प्रेड होने का, फैलने का जो नेचर है, ये डिपेंड करता है एडजॉर्बिंग पावर पे। और ये एडजॉर्प्शन क्या होता है, ये हम लोग सरफेस केमिस्ट्री में, फिजिकल में देखेंगे। ये एडजॉर्बेंट जब एडजॉर्ब हो गया, पूरे स्प्रेड कर गया, अब हम क्या करते हैं, इस जो मिक्सचर से, ये इसका नाम है पिपेट। क्या नाम है इसका, पिपेट। पिपेट, ये पिपेट या ड्रॉपिंग फनेल कह सकते हैं। इस पिपेट से जो हम पहले मिक्सचर का सॉल्यूशन डाल रहे थे, जिसको सेपरेट करना था, उसका सॉल्यूशन डाल रहे थे, अब क्या करेंगे, उससे होकर के सॉल्वेंट डालेंगे। सेम ऐसा ही फोटो,
सेम वही हम दिखा रहे हैं, ये ना समझें जो कोई दूसरा अलग है। समझने के लिए यहां पे एक कॉर्क लगा हुआ रहेगा, तो अब इससे होकर के हम क्या डालेंगे, सॉल्वेंट, और ये क्या था, एडजॉर्बेंट। जहां पे एडजॉर्ब हो गया था कौन, जो कि हम मिक्सचर लिए थे अलग अलग, जिसको सेपरेट करना है। अब इससे होकर के हम क्या डाल रहे हैं, सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट सरफेस पे आएगा। सपोज कीजिए आप नहाते हैं, तो नहाते हैं तो एक बार क्या कीजिए, पानी से नहाइए, और दूसरे बार सरसों तेल से नहाइए। क्या बॉडी पे जो इसका एस्केप करने का टेंडेंसी है, स्पीड है पार्टिकल का, क्या सेम रहेगा? कतई सेम नहीं रहेगा, दोनों का स्पीड क्या रहेगा, अलग अलग रहेगा। तो ये सॉल्वेंट जैसे ही हम यहां से ड्रॉप किए, अब क्या होगा, ये अलग अलग जगह एक कलर बैंड बन जाता है, जिससे सबस्टांस में जितना डिजॉल्व होने का कैपेसिटी है सॉल्वेंट में, इस तरह से ये एक कलर बैंड बन गया, कलर बैंड बन गया। अब ये जो कलर बैंड है, फिर जो सॉल्वेंट हम यूज किए थे उससे कहीं अदर सॉल्वेंट यूज कर करके, और इस दोनों में से एक वैसा सॉल्वेंट यूज करें ताकि दोनों में से एक डिजॉल्व हो जाए और एक डिजॉल्व न हो, तो हम सेपरेट कर लेंगे। तो इसका ही नाम है क्रोमैटोग्राफी। क्रोमैटोग्राफी इसलिए कहा गया क्योंकि ये कलर बैंड के आधार पर डिस्टिंग्विश किया जाता है। फिर से एक बार समझें, मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कंपाउंड, बहुत सारा, दो या दो से अधिक, कम से कम दो तो लेना ही होगा। उस कंपाउंड का सॉल्यूशन बना लिए, उस सॉल्यूशन को ये कॉलमन पे, जो ऑलरेडी पहले से एडजॉर्बेंट है, एडजॉर्बेंट का मतलब ऐसा ही हुआ जैसा कि बोर्ड पे हम लिख रहे हैं और ये कलर आप देख रहे हैं चिपक गया, तो बोर्ड जो हो गया वे एडजॉर्बेंट, और ये जो इंक देख रहे हैं उसका नाम है एडजॉर्बेट। तो ये जैसे ही यहाँ पे सॉल्यूशन हम भेजे, ये क्या होगा, उससे चिपक जाएगा। लेकिन चिपकने का जो, इसमें तो मिक्सचर है, उसका जो चिपकने का जो कंसंट्रेशन होगा वे डिफरेंट कंसंट्रेशन होगा। जब ये चिपक जाएगा, अब हम क्या करेंगे, उसी पिपेट से होकर के सॉल्वेंट डालेंगे, और जैसे ही सॉल्वेंट हम डालेंगे तो वे सॉल्वेंट उसके सरफेस से होके गया, तो इसमें जो चिपका हुआ मटेरियल है वे क्या हो जाएगा, फिर थोड़ा सा डिजॉल्व होगा, थोड़ा सा। सभी जो भी, जैसे हम पानी में आप चीनी लिए और पानी में नमक लिए, आप देखिएगा जो दोनों का डिजॉल्विंग जो टाइम है वे अलग अलग है। पानी में चीनी लीजिए, पानी में नमक लीजिए, तो नमक पहले डिजॉल्व हो जाएगा, चीनी बाद में डिजॉल्व हो जाएगा। इसी तरह से इसमें तो अलग अलग कंपोनेंट हैं। तो जैसा कि यहाँ हम दो कलर बैंड दिखाए, इसका मतलब दो कंपोनेंट समझे। तो ये क्या होगा, जैसे ही अगेन हम प्योर सॉल्वेंट डालें तो ये अलग अलग कलर बैंड बना दिया। अब फिर हम एक तीसरा स्टेप करना पड़ता है, जो जैसे ही अब ये कलर बैंड बन गया तो फिर एक वैसा सॉल्वेंट यूज करेंगे ताकि इस दोनों में से क्या हो जाए, एक डिसॉल्व हो जाए। फिर हम सेपरेट कर लिए। तो इस तरह का
प्रक्रिया का नाम क्या रख दिया गया? क्रोमैटोग्राफी। मतलब वैसा जो कलर के आधार पर डिस्टिंग्विश किया जाए उसको ही नाम रख दिया गया है क्रोमैटोग्राफी। तो अगेन पहले इसको नोट कीजिए, हम समराइज कर देते हैं। तो जितने भी प्रोसेस मेटलर्जी में ऑपरेट किए उस सभी को हम एक साथ समराइज करने जा रहे हैं, और जिसको क्रशिंग या ग्राइंडिंग करके पल्वेराइज्ड ओर, और पल्वेराइज्ड ओर को क्या किए थे? कंसंट्रेशन में लेविगेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रॉथ फ्लोटेशन और लीचिंग, इसमें से 2 आप याद रखें, चाहे नीट के लिए हो, जेई के लिए या 12th के लिए। फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस एक फिजिकल प्रोसेस है जिसमें हम लोग सल्फाइड ओर का कंसंट्रेशन किए थे। लीचिंग प्रोसेस के द्वारा सिल्वर, गोल्ड और मरकरी का बात किए थे। इसी में मैकआर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस आया था। अगेन जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेटेड ओर से एक्सट्रैक्शन का बात किए थे। एक्सट्रैक्शन में कैल्सिनेशन और रोस्टिंग। कैल्सिनेशन में क्या हुआ था? ओर को एयर के एब्सेंस में बिलो मेल्टिंग पॉइंट हीट किया गया था। रोस्टिंग में ओर को हीट किए थे एयर के प्रेजेंस में बिलो मेल्टिंग पॉइंट। अगेन हम थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट ऑफ रिडक्शन देखे हैं, वहीं पे देखे हैं इलिंघम डायग्राम। ये जो थर्मोडायनामिक कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्या देखे? इलिंघम डायग्राम का बात किए। ये इलिंघम डायग्राम किसके बीच प्लॉट किया गया? तो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी और टेम्परेचर के बीच। उसमें हम क्या समझे थे? जिसका गिब्स फ्री एनर्जी का वैल्यू जितना ही कम होगा, मीन्स ज़्यादा निगेटिव होगा, वे कम निगेटिव वाला को रिड्यूस कर देगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन देखे थे। अगेन एक्सट्रैक्शन के बाद जो मिला था वे इम्प्योर मेटल, और इम्प्योर मेटल का प्यूरिफिकेशन किए। प्यूरिफिकेशन मतलब रिफाइनिंग। तो ये प्यूरिफिकेशन में क्या देखे? लिक्वेशन, डिस्टिलेशन, पूलिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, जोन रिफाइनिंग, भान आर्केल मेथड, मॉन्स प्रोसेस और क्रोमैटोग्राफिक मेथड। तो इस तरह से हम आज फिनिश्ड कर लिए पूरे का पूरे मेटलर्जी। नेक्स्ट क्लास में हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन करा देंगे ताकि 12th के लिए भी कंप्लीट हो जाए। और आज जो है डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया जाएगा जहां पे क्वेश्चन होगा, उस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बस आज के लिए इतना ही।